बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम थायज़ाइड डाययूरेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं और जिन पॉइंट्स को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। नंबर 2 हम इसके एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 हम उसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो सी इट्स ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस एंड इट्स एडवर्स इफ़ेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड बी विद अस। अगर हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करें तो इट मेजरली एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जाके ये एक्ट करेगा और किस तरीके के साथ एक्ट करेगा कि इट डिक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देगा। बट हाउ कि वहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर को ट्रांसपोर्टर होते हैं सोडियम एन क्लोराइड के, जो सोडियम एन क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। जब सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो सोडियम एंड क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम एंड क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर थायज़ाइड्स ने अपनी एफिशिएंटली अपना फंक्शन शो करवाना है अगर हमने, तो थायज़ाइड मस्ट बी एक्सक्रीटेड इन द ट्यूबुलर ल्यूमेन एट द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Very important thing that is. So let's move on toward the next one. अगर हम इसके एक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो इट्स फर्स्ट एक्शन इज इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को जाके इनहिबिट कर देगा तो इन आयंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इनकी कंसंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट इनकी कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से हाइपर ऑस्मोलर यूरिन की प्रोडक्शन होगी। नंबर 2, इट डिक्रीज द यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर थायज़ाइड डाययूरेटिक्स कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। जब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो यूरिन के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ इट्स सेकंड एक्शन। अगर हम इसके थर्ड एक्शन की तरफ बढ़ें तो इसका जो थर्ड मेजर एक्शन है इट डिक्रीजेज द पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब किस तरीके के साथ पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को ये डिक्रीज़ करता है कि आर्ट्रियोलर जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी जाके रिलैक्सेशन करवाता है। जब उनकी रिलैक्सेशन हो जाएगी तो जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन। अगर हम इसके थेरापेटिक्स यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो पहला थेरापेटिक यूजेस है that is it is used in the treatment of hypertension। अगरचे ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर हम यूज़ नहीं करते इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बट ये ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। बट किस तरीके के साथ, अभी हम पीछे देख चुके हैं कि इट काजेज द डाययूरेसिस। चूँकि ये डाययूरेसिस काज कर रहा है तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन करा रहा है। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट की डिक्रीज़ होने की वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीयूरिया। समटाइम ये होता है कि ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम की कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चूँकि थायज़ाइड्स रीएब्जॉर्ब करते हैं ट्यूबुलर ल्यूमेन से कैल्शियम को, तो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो ट्यूबुलर फ्लूइड जो ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर नहीं बन पाते। इट कैन आल्सो बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन स्पाइटस। ऑल्दो ये वेरी कंट्रोवर्शियल है बट
you can consider कि we can also use it in the treatment of diabetes in spiders, जिसके अंदर एक large quantity of urine की production होती है और बहुत ज़्यादा thirst महसूस होती है. So let's move on. If we gonna go towards its pharmacokinetics, what the body actually does with these drugs, they are effective orally. और इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट ऑरली 60 to 70% होती है. बट क्लोरोथायजाइड एक एक्सेप्शन है कि जब हम इसको ऑरली लें तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है. तो देयरफॉर इट इज़ अवेलेबल इन द इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन. हाफ लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज़ अबाउट 10 to 15 आवर्स तक होती है. प्राइमरीली सारी की सारी ड्रग्स अनचेंज यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती हैं फ्रॉम द बॉडी. बट इंडेपामाइड वो वाहिद ड्रग है जो अंडरगो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और इसकी जो एक्सक्रीशन है वो मेनली थ्रू बाइल से भी हो सकती है और बाइल के साथ साथ यूरिन से भी होती है. So let's move on towards its drug-drug interaction. अगर हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन देखें तो इसका जो मेजर ड्रग इंट्रैक्शन है वो एनसेड्स के साथ है. एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यू कैन से ड्रग्स होती हैं और दीज आर मेजरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन और इनको हम पेन किलर कंसिडर करते हैं. अब कहता है कि द एफिकेसी ऑफ थायराइड्स डिमिनिश विद द concomitant यूज इफ द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. मतलब कि अगर हम थायराइड्स को नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ एडमिनिस्टर कराएं तो जो थायराइड्स की एफिकेसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि जो एनसिड्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं. जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. अब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो जीएफआर डिक्रीज़ हो जाएगा और जीएफआर के डिक्रीज़ होने की वजह से अल्टीमेटली जो प्रॉपर लार्ज अमाउंट ऑफ डाययूरेसिस होती है वो नहीं हो पाएगी ड्यू टू द थायराइड्स decreased efficacy due to concomitant use of NSAIDs with thiazides. So let's move on towards its adverse effects. पहला जो इसका adverse effect है कि it will cause hypokalemia. It actually thiazides जो को ट्रांसपोर्टर को जाके इनहिबिट कर रहे हैं तो सोडियम एंड जो क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाती है. तो जब ये सोडियम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जाएगा और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होके कलेक्टिंग डक्ट पर जाएगा तो ये सोडियम एक्सचेंज होता है पोटासियम के साथ और रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर. अब जब ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर सोडियम आ रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तो ज़्यादा पोटासियम के साथ एक्सचेंज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पोटासियम का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी से और उसकी वजह से ये क्या काज करेगा? हाइपोकलेमिया. नंबर 2, इट कैन आल्सो कॉज हाइपोमैग्नीसीमिया. बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है. नंबर 3, इट कैन आल्सो कॉज हाइपरयूरिकसीमिया. थायराइड्स सेरम के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ कर देते हैं. जब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो ब्लड के अंदर और यू कैन से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और वो यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से इट कैन काज अर्थराइटिस. सो अगर हम इसका चौथा एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो इट कैन काज हाइपोवोलिनीमिया. अब चूँकि ये डायूरेसिस काज कर रहा है तो ब्लड वॉल्यूम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से इट विल काज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. नंबर 4 इज़ हाइपरकैल्सीमिया.
अब थायजाइड्स ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। अब जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर डिक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली इन द बॉडी और इन द ब्लड कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इट कैन आल्सो कॉज हाइपर कैल्सीमिया इन द ब्लड। हाइपरग्लाइसीमिया भी ये काज कर सकती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि जो पोटासियम है दैट इज़ रिलेटेड टू सम इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स। अब जब पोटासियम की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो गई है तो उसकी वजह से जो प्रॉपरली इंसुलिन है वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा फ्रॉम द बीटा सेल्स, और उसकी वजह से जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थायराइड डाययूरेटिक्स।